गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि रोमन साम्राज्य का कैसा राजनीतिक जीवन था, क्या सामाजिक जीवन था, किन किन शासकों का शासन बहुत अच्छा था और कौन से शासक अयोग्य सिद्ध हुए। अब हम बात करेंगे इस अध्याय में, आज के वीडियो में, इनके आर्थिक जीवन पर, धार्मिक जीवन पर और उसके बाद दास प्रथा पर। तो चलिए आर्थिक जीवन शुरू करते हैं। आर्थिक जीवन में हम किसी भी समाज के किस प्रकार से वो धन यापन करता है, अपना जीवन यापन करता है, धन कमाता है, इस चीज़ की चर्चा करते हैं। तो रोमन समाज की जो रीढ़ थी वो थी कृषि। कृषि में खेतीबाड़ी का काम होता है, आप सभी जानते ही हैं। तो रोमन साम्राज्य का भी मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि था। अधिकतर लोग कृषि किया करते थे और हमारी तरह ही जैसे खेतों में हम कार्य करते हैं, इसी तरह का कार्य किया करते थे। और ये कार्य जो है हल से किया जाता था। राज्य द्वारा सिंचाई के साधन भी उपलब्ध करवाए जाते थे और उस समय गेहूँ, जौ, मक्का, इन फसलों की बिजाई होती थी। साथ साथ दाल और सब्जियां भी, और जैतून बड़ी मात्रा में होता था, इसका तेल निकाला जाता था। और फलों में मुख्य रूप से अंगूर होता था और अंगूर की शराब बनाई जाती थी और इसका प्रचलन भी लोग बहुत किया करते थे। हमने सामाजिक जीवन में पढ़ा था, मदिरापान होता था, तो वो ये अंगूर की शराब भी हुआ करती थी, अंगूर की मदिरा ही होती थी। उसके बाद दूसरा जो प्रमुख व्यवसाय था लोगों का वो था पशुपालन। तो बड़ी संख्या में पशुपालन लोग किया करते थे, कृषि के साथ में पशु पाला करते थे। बल्कि एक अलग से भी लोग जो सिर्फ पशुपालन का ही कार्य करते थे वो भी थे, और ज़्यादातर इसमें भेड़ बकरियां पाली जाती थी, चरवाहे हुआ करते थे और ऋतु प्रवास होता था। ऋतु प्रवास का अर्थ है, जैसे हम भी अपने हिमाचल प्रदेश में देखते हैं कि कुछ जो पशुपालक है वो गर्मियों के दिनों में मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं और सर्दियों में फिर से पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो रोमन समाज में भी इस तरह का हुआ करता था। रोमन साम्राज्य में भी ऋतु प्रवास होता था। चरवाहे गर्मी के दिनों में मैदानी क्षेत्रों में आ जाते थे और सर्दियों में उच्च क्षेत्रों में चले जाया करते थे। और नुमिडिया के अलावा स्पेन में भी पशुपालन बहुत ज़्यादा था। और सिर्फ भेड़ बकरियां नहीं पालते थे ये, भेड़ बकरियों के अलावा ये लोग गाय, बैल, भैंस, घोड़े, सूअर, कुत्ते आदि का भी ये पालन किया करते थे। और पशुओं का जो काम है, पशुओं से पहले तो इनको खेती करने के लिए काम में लिया करते थे, बोझा ढोने में, बाकी दूध, दही, मक्खन, इसके लिए पशुपालन किया जाता था। तो हम कह सकते हैं कृषि के साथ साथ पशुपालन भी अर्थव्यवस्था के अंदर एक मजबूत, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, वो रोमन साम्राज्य में था। इसके बाद हम बात करते हैं उद्योगों की। तो उद्योग भी बहुत विकसित थे और उसका कारण ये था कि रोमन साम्राज्य में बहुत ज़्यादा धातुओं की उपलब्धता थी। धातु काफ़ी पाई जाती थी और इन धातुओं में मुख्य रूप से सोना, चांदी, लोहा ये पाया जाता था। और उद्योगों की अगर बात करें तो जैतून का तेल निकाला जाता था और इसका व्यापक व्यापार किया जाता था। अंगूरों के से शराब बनाई जाती थी, ये भी, इसका भी व्यापार होता था, निर्यात किया जाता था। और ये जो आप चित्र में देख रहे हैं घड़े नुमा संरचनाएं, ये कंटेनर्स है, इनके अंदर ही ये शराब और तेल यानी कि तरल पदार्थों का व्यापार होता था। इसी में ढुलाई होती थी इनकी और इनको एम्फोरा कहते थे। इसके कुछ अवशेष रोम में पाए गए हैं, पुराने एम्फोरा के, वही आप ये चित्र देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त कपड़ा बनाने का उद्योग, आभूषण उद्योग, कांच बनाने का उद्योग और समुद्री जहाज भी बनाए जाते थे, ये भी प्रचलित थे उस समय। इसके बाद हम बात करते हैं व्यापार की। देखिए बच्चों, आप जानते हैं किसी भी साम्राज्य की, किसी भी देश की समृद्धि के लिए व्यापार बड़ा ज़रूरी है। जो धन आएगा या जाएगा वो व्यापार के कारण होगा। अगर व्यापार के अंदर हम किसी भी चीज़ की बिक्री ज़्यादा होती है, बेचेंगे ज़्यादा, खरीदेंगे कम, तब हम लाभ में रहते हैं। रोमन साम्राज्य में भी ऐसा ही था।
आंतरिक आंतरिक का अर्थ है कि देश के अंदर ही, साम्राज्य के अंदर ही, विदेशी दूसरे देशों के साथ। तो दोनों ही प्रकार के व्यापार काफ़ी विकसित थे और जो योग्य शासक आए उन्होंने यातायात के साधनों का भी विकास किया, सड़कों का भी अच्छी तरह से उनको सुरक्षित किया, जिससे कि व्यापारी लोग बिना डर के व्यापार किया करते थे। तो आपको जैसे अभी मैंने पहले बताया कि अंगूरी शराब, जैतून का तेल, इसके साथ साथ सोना, पत्थर, पत्थर मतलब जैसे हीरे, बहुमूल्य पत्थर जिन्हें हम कह सकते हैं, तांबा, इन चीज़ों का निर्यात हुआ करता था। और सूती कपड़ा, हाथी दांत, गरम मसाले विशेषकर भारत से मंगवाए जाते थे और कागज़ आदि का आयात होता था। और अब ये व्यापार किन किन के साथ होता था, तो यूरोपीय देश तो थे ही, साथ में अफ्रीका, मिस्र, चीन, भारत और अरब देशों के साथ ये व्यापार होता था। कई शताब्दियों तक जो रोम है वो व्यापार का मुख्य केंद्र बना रहा। अब व्यापार के लिए किसी भी चीज़ को हमने खरीदना है, बेचना है, तो उसके लिए करेंसी चाहिए होती है। आज की डेट में हम नोट का प्रयोग करते हैं, रुपए का प्रयोग करते हैं, अलग अलग देशों की अपनी अपनी मुद्राएं हैं। तो उस समय रोमन समाज के अंदर सिक्कों का प्रचलन था और ये शुरू हुआ 366 ईसा पूर्व से। और ये सिक्के शुरुआत में तो कांसे के बने होते थे, उसके बाद धीरे धीरे चांदी के सिक्के बने। और आपको याद होगा कि तीसरी शताब्दी के अंदर संकट आया था, उसमें एक संकट ये भी था कि भाई चांदी की कमी हो गई थी। तो फिर कॉन्स्टेंटाइन ने सोने के सिक्कों का प्रचलन किया था और चांदी के सिक्कों को दिनारियस कहा जाता था, सोने के सिक्के सॉलिडस होते थे। तो इन सिक्कों के बाद, इन सिक्कों से ही मतलब अगर किसी चीज़ को ये आयात करते थे तो इन सिक्कों के अंदर ही उसका भुगतान किया करते थे। तो ये बने कितने कितने ग्राम के होते थे, तो आप जैसा देख रहे हैं, कुछ चित्र भी आप सिक्कों के देख रहे हैं। ये रोमन साम्राज्य के में इस तरह के सिक्के प्रचलित थे। इसमें शासकों की एक तरफ तस्वीर लगी होती थी और दूसरी तरफ उसका मूल्य लिखा होता था। अब जो सोने और चांदी के सिक्के थे, अगर हम वेट की बात करें तो उनका वेट 4.5 ग्राम होता था। और ये सिक्के जब रोमन साम्राज्य का पतन भी हो गया 6ठी शताब्दी में, उसके बाद तक भी चलते रहे, क्योंकि ये यूज़फुल थे, बड़े उपयोगी थे। अब आर्थिक जीवन के बाद हम बात करते हैं धार्मिक जीवन की। तो रोमन लोग जो हैं बहुदेववादी थे। बहुदेववादी का मतलब है कि वो एक से ज़्यादा देवताओं की आराधना किया करते थे। उनके जो देवी देवता थे वो एक से ज़्यादा थे। तो इसमें मुख्य थे जुपिटर। जुपिटर जो है सब देवताओं का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा देवता जुपिटर को माना जाता था। और ऐसा माना जाता था कि इसी की आज्ञा से सब कार्य होते हैं और विश्व की सब घटनाओं को वो जानता है और पापियों को सजा देता है। इसके बाद मार्स युद्ध देवता थे। जूनो एक देवी थी और हर घर में इसकी पूजा हुआ करती थी। इसके अलावा मिनर्वा, डायना, इसिस ये भी देवता थे। और इन देवताओं की पूजा के लिए बड़े बड़े मंदिर बनवाया करते थे रोमन लोग और उनकी पूजा किया करते थे। अक्सर उत्सव हुआ करते थे और उनमें पूजा होती थी। पुरोहित होते थे जो कि ये उपासना या पूजा करवाया करते थे। कई बार कुछ देवताओं ने कुछ सम्राटों ने अपने आप को देवता घोषित किया। जैसे कि आपको याद होगा अगस्तस ने, ये खुद को सूर्य देवता घोषित करते थे और ऐसा इसलिए करते थे कि जिससे सारी की सारी जनता को ये एकता के सूत्र में बांध सके। और सम्राट जो है इसमें कामयाब भी हुए, सफल भी हुए। उसके बाद धर्म की बात करें तो प्राचीन समय में रोमन साम्राज्य में मित्र धर्म प्रचलित था। ये बड़ा अनुशासन प्रिय धर्म था और ख़ास बात इसकी कि स्त्रियों को इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं थी। और इसके बाद फिर यहूदी धर्म और फिर ईसाई धर्म 313 ईस्वी के बाद तो ये राजधर्म ही बन गया, तो वो भी लोकप्रिय हुए। अब बात करते हैं दास प्रथा की। तो दास प्रथा बहुत ज़्यादा थी रोमन साम्राज्य में और जिस व्यक्ति के पास जितने ज़्यादा दास हुआ करते थे उसे उतना ही ऊंचा दर्जा दिया जाता था। अब ये दास बनते कौन थे?
तो अधिकतर जो सम्राट लोग युद्ध करने जाया करते थे दूसरे अपने पड़ोसी देशों में या कहीं भी, तो वहाँ से जो जिन युद्ध बंदियों को पकड़ के लाया करते थे उनको दास बना दिया जाता था। इसके अलावा रोमन समाज में कुछ परिवार या पिता कह सकते हैं, क्योंकि परिवार का मुखिया पिता होता था, अवांछित बच्चे जिनकी ज़रूरत नहीं उनको लगती थी उन्हें वो बेच देते थे। कई बार ये गरीबी के कारण भी होता था, या फेंक देते थे, इन सबको दास बना लेते थे। और ये दास प्रथा जो थी वो रोमन समाज के माथे पर कहें तो एक कलंक के समान थी। अब हम देखें कि दासों की स्थिति किस प्रकार की थी। तो ये जो दास थे ये पशुओं से भी ज़्यादा बदतर जीवन व्यतीत करते थे। 16 से 18 घंटे तक काम करना, उसके बावजूद भी इनको पूरा खाना नहीं मिलता था। और जब ये काम करके अपना काम ख़त्म करते थे तो इनको जंजीरों से बांध के तहखानों में बंद कर दिया जाता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि ये दास मिलके विद्रोह कर दिया करते थे, लेकिन इनका बड़ी क्रूरता से दमन कर दिया जाता था। क्रूरता ऐसे कि जैसे एक दास ने अपराध किया है तो उस एरिए के या फिर कहें कि जो भी एक उस छत के नीचे दास रहते हैं उन सभी को सज़ा दी जाती थी। और अब इन दासों का व्यापार भी होता था, और ये रोमन समाज के लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद था। फ़ायदेमंद इस तरह से था, जो ये युद्ध बंदियों को पकड़ के लाते थे या फिर बेचते थे, ख़रीदते थे, बिल्कुल जैसे बाज़ार लगा करते थे इनके, और वहाँ इनको ख़रीदा और बेचा जाता था। लोगों के लिए तो लाभदायक था, लेकिन ये दास जो थे, और इनमें भी अगर हम बात करें तो स्त्री दासों की जो दशा है और बच्चों की, वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और दास जो हैं वो अपने आप को मुक्त भी कर सकते थे। किस प्रकार? उन्हें अपना मूल्य देना होता था, जितने में ख़रीदा है अगर वो दे सकता है अपने मालिक को तो वो दे के मुक्त हो जाता था। कई बार कुछ अच्छे मालिक जो हैं खुश होकर, सेवा से खुश होकर दास को मुक्त भी कर देते थे, बाकी दासों को अधिकार कोई नहीं था। अब रोमन समाज के ऊपर प्रभाव क्या पड़े इस दास प्रथा के? अब काम करने की आदत लोगों में रही नहीं, सब काम वो दासों से करवाते थे, विलासप्रिय हो गए। और जब ये दासों पर अत्याचार के कारण दास विद्रोह हुए तो लोग काम करने लायक रहे नहीं थे। तो धीरे धीरे जो है रोमन समाज की मतलब कहें कि एकता को धक्का लगा, इससे नैतिकता का क्षरण हुआ, अनैतिकता फैली। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो दास प्रथा से अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ। और एक लाभ और भी हुआ इनको कि जो यूनानी दास थे ये जहाँ भी गए, मतलब जिन्होंने इनको ख़रीदा, अगर विदेशों में गए, जहाँ भी गए, इन्होंने अपनी संस्कृति का विस्तार किया। और पूरे जो रोमन साम्राज्य के अंदर है वो अपनी संस्कृति, यूनानी संस्कृति फैलाई। तो इस तरह से ये रोमन साम्राज्य के बारे में हमने सब कुछ जाना। मैं आशा करती हूँ कि आप सब समझ गए होंगे। थैंक यू। हैव ए गुड डे।